नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो शिक्षण अभिरुचि रहने वाला है। और आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो बच्चों के प्रति अभिवृद्धि का हम लोग MCQ सीरीज लेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का ना क्लास क्रमांक 3 लिया था शिक्षण अभिरुचि के विषय में। तो उसमें आप लोगों का बच्चों के प्रति अभिवृद्धि का जितना भी थ्योरी क्लास था ना उसको पढ़ाया था और 10 क्वेश्चन ही आप लोगों को कराया था। और नेक्स्ट में बोला था ना कि आप लोगों का ना इसी टॉपिक पर लगभग ना 20 से 30 प्रश्न लेकर के आऊँगा, ये बोला था। तो आप लोगों के लिए मैं ना 25 से 30 प्रश्न लेकर के आया हूँ, ये बच्चों के प्रति अभिवृद्धि। और ये जो प्रश्न है ना उसको आप लोगों को रटना नहीं है, केवल ना प्रश्न को अच्छे से समझना है और समझने के बाद उसका आंसर देना है। इसमें किसी भी प्रकार से ना एकदम ही ज़्यादा रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं पड़ेगा। और ख़ासतौर से CDP जैसे विषय में ना, मतलब शिक्षण अभिरुचि के विषय में ना, आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, समझना है। और एक शिक्षक के रूप में आप सोचिएगा, भविष्य में आप लोग शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो अभी से ही अपने आप को मानिए कि मैं एक शिक्षक हूँ। और एक शिक्षक होने के नाते ना जो प्रश्न है उसको सॉल्व कीजिएगा। और बच्चों को ना हमेशा आप लोग ना गलत कभी नहीं लेंगे, बच्चे कभी गलत नहीं होता, इस प्रकार से आप लोग आंसर लेंगे, ठीक है। तभी आप लोगों को ना जो प्रश्न है वो अच्छे से बनेगा। और इसी में से ही ना कूट में जो प्रश्न है ना वो बनेगा एक्चुअल में। देखो, उन लोगों का जो कूट प्रश्न होता है ना उन लोग खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं बुक में अलग से छपा हुआ था। सेम टू सेम बुक में से ना नहीं पूछा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, उन लोग क्या करेंगे, अलग अलग जोड़ी बना देंगे, कूट में पूछेंगे, कथन और निष्कर्ष में पूछेंगे। तो ऐसे प्रश्न जो पूछेंगे ना, तो जो छोटा छोटा प्रश्न जो फैक्चुअल रहेगा ना उसको लेकर के उन लोग बनाते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करके रखना है, आप लोगों को समझना है, इसीलिए बार बार मैं आप लोगों को बोलता हूँ। और अगर आप लोग टॉपिक को भी देखोगे ना तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आप लोगों का ये रहा। देखो, बच्चों के प्रति अभिवृद्धि करके आप लोगों का जो सिलेबस है ना शिक्षण अभिरुचि का जो 30 नंबर का आने वाला है, तो उसमें फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों को ना सिलेबस के अंदर जो दिया है उसको और सिलेबस से बाहर भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि अभी ना किसी प्रकार से ये नहीं है कि एकदम सिलेबस से अंदर ही पूछा जाएगा, उससे बाहर भी पूछा जा रहा है। कई एग्जाम में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे टेट का एग्जाम हो गया तो उसमें भी पूछा गया। तो इसीलिए आप लोगों को ना सिलेबस से बाहर भी जो भी प्रश्न रिलेटेड रहेगा, जो भी टॉपिक रिलेटेड रहेगा जिनको हम लोगों को पढ़ना चाहिए, उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को क्या करूँगा, मैं अच्छे से पढ़ाते जाऊँगा, ठीक है। और सारे विषय को भी आप लोगों के लिए कवर करूँगा। तो आप लोगों का ना ये जो प्रश्न है ना ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और ये जो प्रश्नों का जो श्रृंखला है ना, सीरीज आएगा ना, उसमें 1-2 प्रश्न जो रहेगा ना उसमें अलग अलग दिया गया, मतलब ना प्रश्नों की सीरीज पर ध्यान नहीं देना, प्रश्न की संख्या पर आप लोगों को ध्यान देना, ठीक है। अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट लगे तो उस प्रश्न की संख्या को लिखना और उसके बाद ना आप लोग सीधा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसका जवाब मैं बिल्कुल आप लोगों को दे दूंगा अगर किसी प्रश्न में आप लोगों को डाउट हो तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़ते हैं। क्योंकि 1 से लेकर के 10 तक की जो प्रश्न है मैं अपने तीसरे क्लास में आप लोगों को करा दिया हूँ। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, ये जो क्लास हो जाएगा ना उसके बाद इसका पूरा जो PDF है प्रश्न और उसका जो आंसर है वो ये दोनों के दोनों ना PDF फॉर्म में आप लोगों को ना मैं एक पर्सनल ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, उसमें आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जितने लोग भी जुड़े हैं ना उन सारे लोगों को ये जो PDF है वो मिल जाएगा। उसके अलावा न्यू अगर कोई जुड़ना चाहेंगे ना व्हाट्सएप ग्रुप में, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को इंस्टाग्राम पे जाना है, बाय MD धीवर करके मेरा इंस्टाग्राम ID है। वहाँ पर जाइए और वहाँ मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है। तो आप लोगों को ना नॉमिनल चार्ज के साथ, जी मार्केट में जो आप लोग जाते हो ना बाहर, तो थोड़ा बहुत जो भी खाते हो उतना ही चार्ज लगेगा जी, ज़्यादा नहीं लगेगा उससे ज़्यादा। तो उतना पे करके ईजिली रूप से आप लोग क्या है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो। तो चलिए अब सीधा ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। जो सिंसियर बालक है ना, वैसे ही पढ़ने वाले बालक चाहिए, उन्हीं को मैं ये जो PDF सारा चीज़ जो नोट्स वगैरह है वो प्रोवाइड करूँगा। चलिए वीडियो के लास्ट में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो पढ़ने के ऊपर अब हम लोग फोकस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को ध्यान से पढ़िए। किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है? ऑप्शन ए, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देने तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। ऑप्शन बी, समस्याओं का समाधान करने के लिए वस्तु रूप में पुरस्कार देना। ऑप्शन सी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में समस्याओं का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। या ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं के सही समाधान उपलब्ध कराना। तो क्या इसका आंसर होगा? केवल ना ध्यानपूर्वक पढ़ोगे ना तो इजीली रूप से आप लोगों को ये जो आंसर है वो मिल जाएगा। और आप लोग ना बाल विकास बोल लो या आप लोग शिक्षण अभिरुचि बोल लो,
इन विषय में ना आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को सॉल्व करना है। और अगर प्रश्न पॉजिटिव बोला है तो हमेशा आप लोगों को आंसर भी पॉजिटिव लेना है। तो बताइए सबसे पहले इसका क्या आंसर होगा, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को ना इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना करेक्ट हो जाएगा। कैसे, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता करती है। मतलब ना एक शिक्षक जो है वो बच्चों को बेहतर समस्या समाधान, अगर उसके सामने किसी प्रकार की समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है वो बालक है, और ये जो शिक्षक है वो बच्चों को कैसे तैयार करेगा समस्या समाधानकर्ता के रूप में। तो बच्चों को विविध प्रकार की समस्या का समाधान करने का मौका देगा। एक जो शिक्षक है वो अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको समस्याएं देंगे या खोज करने के लिए मौका देंगे, और उनको क्या करेंगे, मौका देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ग्रुप में रहकर क्रिएटिविटी तरीके से वो खुद समस्या को क्या करेगा, समाधान करने का कोशिश करेगा और हल निकालेगा। और अगर उसको थोड़ी बहुत परेशानी आएगा ना तो क्या करेगा, जो शिक्षक है वो उनको समय समय पर क्या करेगा, सहयोग देगा। तो क्या होगा, एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता के रूप में जो बालक है वो उभरेगा। बाकी ऑप्शन को देखोगे ना तो कैसे निगेटिव है ये देख लो। बी को देखो, बी में क्या बोला गया है, आप उसे बार बार पुरस्कार दोगे क्या, किसी प्रकार की समस्या का समाधान अगर बच्चा करेगा तो बार बार पुरस्कार दोगे क्या, किसी प्रकार की वस्तुओं का नहीं दे सकते, क्योंकि हर एक बालक को पुरस्कार देना संभव नहीं है, तो पुरस्कार देना तो ज़्यादा उचित नहीं होगा। सी को देखो, बच्चे को क्या बोलोगे, आप पाठ्य पुस्तक में जो समस्या का समाधान है उसे देखने के लिए बोलोगे क्या, मतलब खुद से वो कुछ नहीं करेगा, केवल प्रश्नों का उत्तर जो है वो किस में देखेगा, बुक में देखेगा, प्रश्न और आंसर भी बुक में देखेगा क्या, नहीं। ऐसे में वो क्रिएटिविटी करने की जो क्षमता है ना, उसमें समस्या समाधान करने की क्षमता वो नहीं आ पाएगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। डी को देखो, डी में क्या बोला है, विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत सभी समस्याओं को सही समाधान उपलब्ध कराना। आप बताओ, आप खुद उसको समस्या दोगे और खुद उसको सॉल्व कर दोगे तो फिर बच्चा क्या करेगा, तो ये भी इसमें नहीं होगा। केवल जो पॉजिटिव आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में है कैसे आप लोगों को पॉजिटिव छांटना है। एक शिक्षक के रूप में सोचिए जी अपने आप को, तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से आप लोग ना इसका आंसर दे पाओगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को आप ध्यान से पढ़िए। एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। और ये जो प्रश्न है ना, ये ई एवं टी संवर्ग, मतलब ना 2023 में जो शिक्षक भर्ती आया था ना उसका प्रश्न है, ठीक है, जो शिक्षण अभिरुचि अर्थात बाल विकास में पूछा गया था। ऑप्शन ए, ये छात्रों में भय और तनाव को बढ़ावा देता है। ऑप्शन बी, यह छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी, इसे सिर्फ वर्ष के अंत में करना चाहिए। या ऑप्शन डी, छात्रों के बीच अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। यह छात्रों और शिक्षकों के लिए प्रतिपुष्टि के रूप में कार्य करता है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है जी फीडबैक, समझ में आया। छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या करता है, फीडबैक के रूप में कार्य करता है। कौन, एक उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन। मान के चलो कोई शिक्षक अगर कोई क्लास में मूल्यांकन लेता है, मतलब ना मान के चलो हफ्ते में या महीने में क्या करता है, एक जो शिक्षक है वो हमेशा टेस्ट लेते रहता है। तो टेस्ट लेने से क्या पता चलेगा, छात्रों की किस विषय में कितना कमजोरी है, कौन सा छात्र कितना अच्छे से बना पाता है उस समस्या को, उस प्रश्न को, और कौन सा प्रश्न को नहीं बना पाता है, किस फील्ड में वो कमज़ोर है जो छात्र है वो, और क्या उसको और सही करने की आवश्यकता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में फीडबैक कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, तो शिक्षक को फीडबैक मिलेगा ना जी जब सतत उसका मूल्यांकन करेगा, मतलब उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन करेगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी ऑप्शन को नेगेटिविटी तरीके से अगर भी देखोगे ना तो देखो छात्र में भय और तनाव को बढ़ावा देना, ये तो नेगेटिव हो जाता है। सिर्फ वर्ष के अंत में मूल्यांकन करने वाली बात जो होगा ये भी गलत हो जाएगा। छात्र को बीच बीच में अंतर के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन, तो क्या आप कंपेरिजन करोगे क्या कक्षा में, तो ये भी नेगेटिविटी हो जाएगा। केवल पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोनों तरीके से ना आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर
सकते हो। और देखो, आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सर अब ना एक लाइनर प्रश्न उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग ना अगर वन लाइनर क्वेश्चन है तो उनको भी पढ़िए, क्योंकि जो क्वेश्चन छांटने वाला होता है इसी से ही मिक्स करके क्वेश्चन को बनाएगा। अगर कूट में बनाए या कथन निष्कर्ष में बनाए या सही जोड़ी मिलान करने वाला बनाए तो 4-5 प्रश्न को ना एक में मर्ज करके बनाएगा जी। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को ना क्लियर करने पर ध्यान देना है, रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जो रटने वाली विषय होगा जैसे कि सामान्य ज्ञान जीके वगैरह होगा ना, तो उसको आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगा आप लोग रटो, चाहे कोई भी करो, याद होना चाहिए, मैं बिल्कुल बोलूँगा। लेकिन जिसे समझने वाली बात है उसे आप लोगों को समझना है, अभी से रटने वगैरह पे फोकस नहीं करना है। क्योंकि आप लोग जब ना सिलेक्शन आप लोगों का डीएलएड में हो जाएगा तो फिर उसके बाद ना आप लोग 2 साल का बीएड का कोर्स या डीएलएड का कोर्स करोगे, तो उसमें ये जो आप लोग अभी पढ़ रहे ना शिक्षण अभिरुचि, वही बाल विकास का विषय बनेगा। और वही बाल विकास का विषय आप लोगों को 2 साल पूरा पढ़ना है, पूरा अलग से वो विषय बनेगा वो। उसके बाद जब टेट का एग्ज़ाम दिलाओगे ना, शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो उसमें भी एक अलग से सेपरेट विषय के रूप में उसको पूछा जाता है 30 नंबर का। और अगर आप लोग शिक्षक भर्ती में भी जाओगे ना, तो वहाँ भी ये जो प्रश्न है ना, मतलब ये जो विषय है वो पूछा जाता है, 30 प्रश्न उसमें भी पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं ये जो विषय है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर के एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के आपके शिक्षक बनने तक की, मतलब शिक्षा भर्ती तक की, ये जो विषय आपका साथ देने वाला है, साथ चलने वाला है। तो इसीलिए आप लोगों को समझना है, इसे रटना बिल्कुल भी नहीं है। बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को ऐसे चीज़ों को, क्योंकि इन सारे प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ, इसीलिए आप लोगों को अच्छे से बता पा रहा हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए, अब पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि ऑप्शन ए वह रंगीन चित्रों वाला होता है, ऑप्शन बी वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, सी वह बच्चों के लिए है, या ऑप्शन डी वह सरल है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 13वां का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य मतलब स्कूल में ना अलग अलग प्रकार की जो किताब होते हैं ना जी, जिसे हम लोग बड़े शब्दों में लाइब्रेरी कहते हैं। तो देखो, छोटे छोटे बच्चों के लिए ना अलग अलग कविता, कहानी, बाल साहित्य, अलग अलग पुस्तकें होता है। तो पुस्तकों में क्या होता है, वह भाषा की क्या होता है, रंगतें प्रस्तुत करता है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि ये रंगते क्या होता है सर? रंगते का मतलब होता है कि भाषा जो है ना, वो केवल सूचना प्रदान नहीं करता है, मतलब कोई जो बुक है या कोई लिखी हुई जो शब्द है वो केवल सूचना प्रदान नहीं करता है, वो विभिन्न प्रकार की भाव, संस्कृतियाँ, शैलियाँ, कहानी, संदर्भ, विविधता की ना झलक जो है ना वो प्रस्तुत करता है। तो भाषा की क्या है, रंगते प्रस्तुत करता है, ये इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्राथमिक स्तर पर ना जो बाल साहित्य है वो किस में मदद करता है और क्यों करता है, तो वो भाषा की क्या करता है, रंगते प्रस्तुत करता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना करता है? ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी प्रार्थना सभा, ऑप्शन सी वार्षिकोत्सव, या ऑप्शन डी खेल का मैदान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और ये जो प्रश्न है ना, वो भी ना आपका सहायक शिक्षक का जो हुआ था ना 2023 में शिक्षक भर्ती, तो उसमें का ही प्रश्न है ये। तो बताइए क्या इसका आंसर होगा पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी खेल का मैदान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना करता है? तो छात्रों में लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना का मतलब ये होता है कि देखो, खेल के मैदान में जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि ना जो बच्चे होते हैं वो हमेशा ग्रुप में किसी भी प्रकार की जो खेल है वो खेलते हैं। और ग्रुप में क्या होता है, खेल खेलते हैं तो सहयोग की भावना होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन की भावना होता है, एक दूसरे से जीतने की भावना होता है, पूरा टीम को जिताने की बात होता है। तो इसमें क्या होता है, एक दूसरे का सहयोग करता है, तो वो क्या होता है, लोकतंत्र का क्या है, मूल्य का मजबूत होता है। जब कोई ग्रुप आपस में मिलजुल कर सामाजिक रूप से कार्य करता है तो वो लोकतांत्रिक कहलाता है। ठीक है, तो देखो लोकतंत्र मूल्यों की स्थापना किस में होगा, तो खेल के मैदान में ना होगा जी, क्योंकि इसमें सहयोग की भावना देखा जाएगा। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों का ना ये जो शिक्षण अभिरुचि में जितना भी प्रश्न
पूछे गए थे ना टीचर के एग्ज़ाम में 2023 वाला, तो उसको हम लोग ना प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल इसको शिक्षक भर्ती में दिया जाएगा, इसमें भी दे सकते हैं। क्योंकि देखो ये जो है ना शिक्षण अभिरुचि या बाल विकास उसमें भी है, और आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसमें भी है। तो आप लोगों को ना जब अच्छे प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, जो व्यापम अक्सर पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो ईजी होगा ना जी, आप लोगों को पहले से ही नॉलेज मिल जाएगा, तो ज़्यादा बेहतर है ना। और आप लोगों के लिए अभी टाइम है तो अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए आप ऑप्शन ए छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे, ऑप्शन बी बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, ऑप्शन सी भाषण ठीक प्रकार से तैयार करेंगे, या ऑप्शन डी कक्षा में जोर से बोलेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। छात्र छात्राओं में जिज्ञासा का विकास करेंगे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कक्षा में छात्र छात्राओं का ध्यान विकसित करने के लिए, मतलब यह है कि एक कक्षा में छात्रों की ध्यान क्या करना है, आपको विकसित करना है, उसका जो ध्यान है आपकी ओर केंद्रित करना है। तो क्या करोगे आप? उनकी जिज्ञासा का विकास करोगे, क्योंकि क्यूरियोसिटी ही एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको ना मन लगा रहता है। कोई भी नया चीज़ आप लोग देखोगे तो क्या करोगे, आपके मन में ये जिज्ञासा रहेगा, ये क्यूरियोसिटी रहेगा कि आखिर ये है क्या, मुझे जानना है, तो क्यूरियोसिटी रहता है। और ख़ास तौर से जो बच्चे रहते हैं उनमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के क्यूरियोसिटी देखा जाता है। और जब क्यूरियोसिटी रहता है ना तो उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए क्या रहता है, बच्चे जो है वो ललायित रहते हैं। तो इस प्रकार से ना प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने, ऑप्शन बी शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करने, ऑप्शन सी पूर्व ज्ञान का विस्मरण करने, या ऑप्शन डी पूरी कक्षा को सम्मिलित करने। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्र केंद्रित कक्षा खाली स्थान के लिए होती है, तो छात्र केंद्रित जो कक्षा है वो व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए होता है। कैसे? तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा। आप लोगों ने देखा होगा कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होता, प्रॉपर उसमें क्या है भिन्न भिन्न प्रकार के अंतर पाया जाता है। किसी को कोई और फील्ड में रुचि होता है, किसी को कोई और फील्ड में होता है, तो अलग अलग क्या होता है व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कक्षा में ना बच्चों में भी क्या होता है व्यक्तिगत अंतर पाया जाता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट में सीखता है। तो छात्र केंद्रित कक्षा में क्या किया जाता है, प्रत्येक बालकों के जो व्यक्तिगत अंतर होता है ना उसको ध्यान में रख कर की ना जो पाठ्यक्रम है वो बनाया जाता है, जो शिक्षक द्वारा पढ़ाने की जो विधि होता है वो चयन किया जाता है। तो इसीलिए छात्र केंद्रित कक्षा में ना व्यक्तिगत अंतर को संबोधित किया जाता है, ध्यान में रख कर ही क्या किया जाता है पढ़ाया लिखाया जाता है, ताकि उन सभी जो बालक है ना वो क्या हो सके, उनकी जो पढ़ाई लिखाई वो अच्छे प्रकार से हो पाए और सारे बालक सीख पाए। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और छात्र केंद्रित कक्षा क्या होता है ये आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। छात्र केंद्रित कक्षा का मतलब ये होता है कि बच्चों के समझ के अनुसार, मतलब ना बच्चे जिस लेवल में समझते हैं, जिस लैंग्वेज में समझते हैं, जिस स्टैंडर्ड में समझते हैं, उसी स्टैंडर्ड के अनुसार बच्चों को ना उनकी भाषा में उनको पढ़ाना, ज्ञान देना क्या कहलाता है, छात्र केंद्रित कक्षा कहलाता है। चलिए अब हम लोग ना प्रश्न क्रमांक 17 को पढ़ते हैं। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए, फिर विस्तार पूर्वक इन सारी चीज़ों को आप लोगों को समझाऊंगा मैं। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता जी सबसे ज़्यादा एकदम अटूट वाला जो मित्रता होता है ना, दोस्त होता है, वो किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और किशोरावस्था का जो एज है वो 12 वर्ष से अधिक जो बालक होंगे ना उनका जो आयु है 12 वर्ष से अधिक होगा, तो वो किशोरावस्था के अंतर्गत आएगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब आप लोगों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझा देता हूँ, ध्यान
से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के शिक्षण अभिरुचि बोलो या बाल विकास के विषय में जीन पियाजे नामक एक मनोवैज्ञानिक आएगा। इस मनोवैज्ञानिक ने क्या किया था, बालकों के आयु को मुख्यतः 4 भाग में बांटा था। कितने? तो बालक के आयु को 4 भाग में मुख्यतः बांटा था। सबसे पहले गर्भावस्था हो जाएगा। गर्भ धारण करने से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था होगा ना, उसे गर्भावस्था कहेंगे। और ये जो एज होगा वो गर्भ धारण से लेकर के जन्म तक की उसका एज होगा। ये पहला अवस्था हो जाएगा। दूसरा अवस्था जो होगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। क्या? तो दूसरा अवस्था जो होगा वो शैशवावस्था हो जाएगा। और ये जो शैशवावस्था की आयु जो होगा ना, वो जन्म से लेकर के कितना होगा, 2 वर्ष तक की होगा। मतलब 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की आप मान सकते हो शैशवावस्था। तीसरा जो होगा वो बाल्यावस्था आ जाएगा। और बाल्यावस्था का जो एज होगा ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की माना जाता है। और ये जो बाल्यावस्था है ना, इसको 2 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले पूर्व बाल्यावस्था, और ये जो पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होगा ना, वो 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की होगा। उसके बाद इस दूसरा जो होगा वो उत्तर बाल्यावस्था होगा। और उत्तर बाल्यावस्था का जो एज है वो 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो उम्र है ना, वो उत्तर बाल्यावस्था हो जाएगा। और चौथा में जो आएगा वो किशोरावस्था हो जाएगा। किशोरावस्था की जो एज है वो 12 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की माना गया है, या 12 वर्ष से अधिक भी आप लोग बोल सकते हो। तो ये जीन पियाजे नामक मनोवैज्ञानिक ने ना बालकों की अवस्था को मुख्यतः 4 भाग में बांटा है। इन चारों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा। अदरवाइज ना आप लोगों को ना ये जो टॉपिक है अलग से ना आगे चल के पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों को प्री नॉलेज के लिए आप लोगों को बताया कौन, तो जीन पियाजे ने बालकों की आयु को, अवस्था को 4 भाग में बांटा है। सबसे पहले गर्भावस्था, गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की। दूसरा जो होगा वो शैशवावस्था, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की। तीसरा जो होगा वो बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा है। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक की। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक की। किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होगा वो 12 वर्ष से अधिक हो जाएगा। और ये चौथा अवस्था हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, रटना आप लोगों को नहीं है, ठीक है। और घनिष्ठ मित्रता, सबसे ज़्यादा मित्रता बनाने की जो प्रवृत्ति होता है वो किशोरावस्था की जो बालकें हैं ना, उनको ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को ना बार बार आप लोगों को पढ़ाऊंगा जी, इनको आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों के प्री नॉलेज के लिए पहले से बता दिया कि थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज रहे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। इनमें से कौन सा प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए, वे पढ़ने लिखने में रुचि लेते हैं। ऑप्शन बी, इनमें रचनात्मकता का गुण होता है। ऑप्शन सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते। या ऑप्शन डी, वे अपना गृह कार्य शीघ्रता से कर लेते हैं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी, वे मौलिक चिंतन नहीं करते, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? इनमें से कौन प्रतिभाशाली बच्चे का लक्षण नहीं है? मतलब ये है कि प्रतिभाशाली जो भी बालक होंगे ना, उनका लक्षण नहीं है, वो नहीं होगा। और इस प्रकार की जो आदत है वो, तो मौलिक चिंतन नहीं करते, तो ये गलत हो जाएगा ना जी। बच्चे जो है वो अपने मौलिक चिंतन करेगा ही नहीं, मतलब किसी प्रकार की जो सोच समझ ये है सारा चीज़ करेगा ही ना जी। तो क्रिएटिविटी बालक जो होगा या प्रतिभाशाली बालक होगा, इसका ये गुण नहीं होगा। क्योंकि प्रश्न नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव लोगे, है ना। डायरेक्टली ये देखो नहीं है तो ऐसे भी ले सकते हो समझ करके। तो इस प्रकार से आप लोगों को आंसर को लेते हुए चलना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़ते हैं आप थोड़ा सा फास्ट अंदाज में, बहुत सारे प्रश्न हैं जी। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है? ऑप्शन ए, सुबह की प्रार्थना द्वारा। ऑप्शन बी, नैतिक मूल्यों पर व्याख्यान देकर। ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके। या ऑप्शन डी, महान व्यक्तियों की जीवन गाथा बताकर। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों में नैतिक मूल्य किस प्रकार से पैदा किया जा सकता है? तो विद्यार्थियों में नैतिक जो मूल्य है वो पाठ्यक्रम के साथ संबंधित करके, मतलब पाठ्यक्रम जो रहेगा ना, जो बुक में लिखा रहेगा उस टॉपिक से रिलेट करके, और जो वर्तमान जीवन में जो चल रही घटना है उससे रिलेट करके जब पढ़ाएंगे ना, तो छात्र में क्या होगा, नैतिक जो विकास है ना उसका पैदा होगा। मतलब नैतिक मूल्य का क्या होगा, विकास होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नैतिक मूल्य अगर आप लोगों को क्या होता है ये बताओ ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो नैतिक मूल्य का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार की ना सही या गलत, उचित या अनुचित, सत्य या असत्य, इस प्रकार की जो निर्णय होगा ना उसमें क्या करना, डिसीजन लेना, सही को चुनना हमेशा, पॉजिटिव रहना हमेशा। तो इस प्रकार की जो निर्णय है उसे नैतिक मूल्य कहते हैं या नैतिक निर्णय कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लोगों को दूँ ना नैतिक मूल्य के बारे में, एक महिला की शादी हाल ही में हुआ
और वो बार बार अपने मायके जाती थी, लेकिन ना उसके पति ने एक दिन बोला कि या तो तुम अपने मायके में रहो या ससुराल में रहो, मतलब अपने पिता को चुनो या मुझे चुनो। तो इस प्रकार की जो डिसीज़न होगा ना उसे नैतिक मूल्य कहते हैं, कि वो नैतिक मूल्य को ध्यान में रखकर क्या करेगा, डिसीज़न लेगा। तो उसका नैतिक मूल्य क्या कहेगा कि उसे उसके हस्बैंड के साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि जीवन भर कौन साथ देगा जी, उसका हस्बैंड जो रहेगा वो साथ देगा, पिता साथ देगा, लेकिन कब तक की। लेकिन उसकी नैतिक मूल्य क्या कहेगा इस डिसीज़न में। अगर इस प्रकार से अगर डिसीज़न लेना हो तो उसको क्या करना चाहिए, अपने जो हस्बैंड है उसके साथ रहना चाहिए। तो ये इस प्रकार की जो नैतिकता है ना वो कहलाता है, नैतिक मूल्य कहलाता है, नैतिक निर्णय कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को विषय के चयन करना चाहिए। ऑप्शन ए विषय की उपयोगिता के आधार पर, ऑप्शन बी अभिभावकों की इच्छा अनुसार, ऑप्शन सी शिक्षक के दिशा निर्देश के अनुसार, या ऑप्शन डी उसकी क्षमता व रुचि के अनुसार। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी उसकी क्षमता व रुचि के अनुसार करेक्ट हो जाएगा। कैसे, विद्यार्थियों को विषय का चयन करना चाहिए। तो कोई भी विद्यार्थी रहेगा, या आप भी सोचो पहले, आप लोग 10th पास आउट किए और 10th पास आउट करने के बाद आप लोगों ने 11वीं में अलग अलग सब्जेक्ट लिया, तो किसके अनुसार लिया, आपने अपनी क्षमता को देखा होगा, अपनी रुचि को देखा होगा, उसके अनुसार आप डिसाइड किए होंगे ना जी कि मेरे को साइंस लेना है, मैथ्स लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, क्या लेना है, ये डिसाइड किए होंगे ना। तो अपनी क्षमता के अनुसार जो विद्यार्थी है ना उसको अपने विषय का चयन करना चाहिए। तो ये जो है ना वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। बच्चों की गलतियां, तो बच्चों की गलतियां क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए प्रदर्शित करती है कि वे बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऑप्शन बी बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। ऑप्शन सी अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। या ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, बच्चों की गलतियां, मान के चलो बच्चे जो है वो किसी विषय पर, किसी टॉपिक पर, किसी समस्या पर क्या करता है, उसको हल करने में गलतियां करता है। तो गलतियां क्या होगा उसके लिए, अधिगम का एक भाग है। और अधिगम क्या है, आप लोगों को बताया था ना, लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो सीखने का एक भाग है, गलतियां होता है वो। हम लोग जनरली कहते हैं ना जी गलती हो रहा है, कोई बात नहीं, गलतियों से ही जो लोग होते हैं वो सीखते हैं। गलतियां जो होता है ना वो सीखने का एक अच्छा संकेत होता है, क्योंकि दोबारा आप उस गलती को दोहराओगे नहीं। तो गलतियां जो होता है ना वो क्या है, सीखने का एक भाग होता है, अधिगम का एक भाग होता है। और उनके विचारों को क्या मिलता है, अंतर्दृष्टि मिलता है, अच्छा रास्ता मिलता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना आवश्यक है। ऑप्शन ए इनसे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति जांच सकते हैं। ऑप्शन बी इससे अभिभावक को ट्यूशन लगाने की उचित सलाह मिलती है। ऑप्शन सी इससे बच्चों में डर बना रहता है। या ऑप्शन डी बच्चे अभिभावकों को गलत जानकारी नहीं दे सकते। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इससे अभिभावक अपने बच्चों की प्रगति की जांच कर सकते हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैसे, छात्र की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को देना चाहिए। तो क्यों देना चाहिए, मान के चलो देखो किसी स्कूल में प्राइमरी में क्या हुआ, फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ, मतलब हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ। और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद शिक्षक जो होता है वो उनके छात्रों के जो अभिभावक है उनको बुलाते हैं और उसका रिपोर्ट कार्ड को दिखाते हैं, क्योंकि उनके प्रगति का ना जो बालक है उनके प्रगति का जो ब्यौरा है वो किसे मिल पाए, तो वो जो है ना उसके अभिभावकों को मिल पाए और उनको पता चल पाए कि उनका जो बेटा है, उनका जो बेटियां हैं, उनका जो छात्र है वो कैसे पढ़ रहा है, किस प्रकार से प्रगति में है, ये जान पाए। तो इसीलिए ना छात्र की प्रगति का ब्यौरा अभिभावकों को दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इन तीनों में ना केवल ऑप्शन नंबर ए जो है वो पॉजिटिव है, बाकी किसी न किसी प्रकार से नेगेटिव है, ध्यान से देखोगे तो। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न
प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों के लिए एक कोट प्रश्न है। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोगों को अलग अलग करके 4 कथन दिया है। पहला को पढ़िए, बच्चे ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता है। दूसरा, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषक होते हैं। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। ऑप्शन ए 1, 2 और 4 सही। ऑप्शन बी 1, 3 और 4 सही। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सही। या ऑप्शन डी 1, 3 और 4 सही। तो क्या इसका आंसर होगा? और इस प्रकार के प्रश्न को ना रटना नहीं है, केवल समझ आधारित है जी, इजी है। तो क्या इसका आंसर होगा, आप बताइए पहले ही। तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। 2, 3, 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगी इसमें। कैसे? बच्चे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बोला है जी। सबसे पहले जो गलत कथन है उसको देख लो। पहला क्या बोला है? बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता है। निष्क्रिय बोला है जी, निगेटिविटी को बोलता है। आप ये बताओ, बच्चे ज्ञान के निष्क्रिय प्राप्त करता होंगे कि सक्रिय प्राप्त करता होंगे? कोई भी नया जो ज्ञान है वो बच्चे जानने के लिए क्या रहते हैं, उत्सुक रहते हैं ना, उसमें जिज्ञासा प्रबल होता है ना। तो निष्क्रिय कैसे हो सकता है? निगेटिविटी नहीं होगा जी। मैं आप लोगों को बोला था ना, आप एक शिक्षक के रूप में बच्चे कभी गलत नहीं होते हैं, हमेशा पॉजिटिव लेना है बोल करके। तो बच्चे निष्क्रिय प्राप्त करता होते हैं तो निगेटिविटी है, काट दो इसको। दूसरा को देखो, बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं, करेक्ट हो जाएगा। चौथा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीनों की तीनों पॉजिटिव है ना, और पहला निगेटिव है तो काट दो उसको, और जो जो पॉजिटिव है आंसर ले लो। इजी है कि नहीं? तो ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। और अभी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुछ इसी प्रकार से थोड़ा सा लॉन्ग में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। केवल ध्यान से सब पढ़ना है और समझना है, रटना नहीं है आप लोगों को। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को अब ध्यान से पढ़िए। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? ऑप्शन ए, अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन बी, यह विद्यार्थियों के दिमाग में भ्रांतियां उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। या ऑप्शन नंबर डी, यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यविधिक प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने का क्या परिणाम होता है? तो उदाहरण और गैर उदाहरण बोलने का मतलब ये होता है कि देखो, एक जो कक्षा है ना उसमें शिक्षक जाता है और कोई टॉपिक को पढ़ाता है, तो उस टॉपिक पे ना जो बुक में जो टॉपिक वो पढ़ा रहे उस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला वो उदाहरण देता है, तो वो उदाहरण कहलाता है। और गैर उदाहरण क्या होता है? उससे रिलेट ना हो लेकिन ना जो वास्तविक ज़िंदगी में चल रहा होता है, तो इस प्रकार के जो बुक से हट करके अगर उदाहरण देना तो वो गैर उदाहरण कहलाता है। तो इस प्रकार से स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण अगर देगा ना तो उससे क्या होगा? अवधारणात्मक परिवर्तन को क्या होगा? प्रोत्साहन मिलेगा और ना प्रभावशाली तरीका होगा। ये जो दोनों उदाहरण है वो इसी प्रकार से मैं भी आप लोगों को उदाहरण देने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो उससे रिलेट हो चाहे उससे बाहर हो, आपके जो वर्तमान जीवन में चल रहे हैं उस प्रकार से हो। तो इससे क्या है? समझ अच्छा बनता है और ये प्रभावशाली तरीका होता है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को पढ़िए। बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए, आनुवंशिकता। ऑप्शन बी, पर्यावरण। ऑप्शन सी, ना आनुवंशिकता ना पर्यावरण। या ऑप्शन डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चों की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित कौन करेगा? आनुवंशिकता करेगा और पर्यावरण करेगा। आनुवंशिकता क्या होता है आप लोगों को ये समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आनुवंशिकता का मतलब होता है हेरिडिटी, इसे अंग्रेजी में कहते हैं। और हेरिडिटी या आनुवंशिकता का मतलब ये होता है कि जो आपके
आपके माता पिता में जो जीन है ना, जो गुण है, वो आप लोगों में ट्रांसफ़र होना, वो आप लोगों में मिल जाना क्या होता है, आनुवंशिकता कहलाता है। एग्जाम्पल दूँ तो मान के चलो किसी के मम्मी पापा को क्या होगा, जनरली डायबिटीज़ वगैरह होगा, या उनके आँखों में चश्मा वगैरह लगा होगा, या उसका कलर जो भी होगा ना, सेम टू सेम उसका जो कलर है, उसका जो बिहेव है, उसका जो व्यवहार है, वो सेम टू सेम बच्चों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। एक शब्द में बोलूँ ना तो आपके माता पिता को जो गुण है वो अगर आप लोगों में आता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। समझ में आया। आप लोगों ने देखा होगा कि जनरली मान के चलो ना, आप लोगों ने विदेशी को देखा होगा, जो प्योर ना क्या रहता है, एकदम वाइट जैसे नज़र आते हैं, तो उसका जो पुत्र पुत्रियाँ होती है वो भी क्या होता है, उसी के जैसे प्योर वाइट एकदम नज़र आता है, और सफ़ेद बाल प्योर वाइट देखे होंगे ना आप लोग। तो ठीक उसी प्रकार से उसका बेबी जो होता है, उसका बच्चा होता है, वो भी होता है। क्यों होता है, आनुवंशिकता के कारण। इसी को ही आनुवंशिकता कहते हैं। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जिस माहौल में बालक जो रहता है उसके अनुसार क्या होता है, उसका विकास होता है, उसका शारीरिक विकास हो चाहे मानसिक विकास हो, वो होता है। गांव में रहने वाले बच्चा का शारीरिक विकास कैसे होगा और मानसिक विकास कैसा होगा, गांव की तरह होगा। शहर में रहने वाला बच्चा कैसा होगा, उसका शारीरिक और मानसिक जो विकास है शहर की तरह होगा। तो पर्यावरण और आनुवंशिकता दोनों ना बच्चों की ना जो शारीरिक वृद्धि है और विकास है, दोनों को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। अब जो मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, वो केवल सुनिएगा और सुन करके समझने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को ऐसे ना रटना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, आपके माइंड में कैप्चर होना चाहिए जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो सारा चीज़। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को अब ध्यान से पढ़िए। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रतिभाशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन करती है। ऑप्शन ए, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन बी, केवल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। ऑप्शन सी, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। या ऑप्शन डी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उस पर आधारित विचार मंथन करके करेक्ट हो जाएगा। कैसे, एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए क्या करेगा जी। सेम प्रश्न हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, है ना, इसी क्लास में, कि समस्या समाधानकर्ता एक जो शिक्षक है वो बच्चों को बनाना चाहता है तो क्या करेगा, तो वो पॉजिटिव आंसर ही ना लोगे जी, हैं, उस पर क्या करेगा, बच्चों को प्रोत्साहित करेगा और क्या करेगा, उस पर आधारित मंथन करेगा, जो विचार वगैरह जो भी उसका टॉपिक होगा वो, है ना। तो बाकी तीनों ऑप्शन को देखोगे तो निगेटिविटी को दर्शा रहा है, दंडित करना बिल्कुल भी नहीं, पुरस्कार बार बार आप दे नहीं सकते, है ना। उसके अलावा क्या है, केवल करके ये शब्द दिया तो ये भी निगेटिविटी को दर्शाता है। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना, तो पॉजिटिव आंसर को आप लोगों को लेना है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। आप लोगों को बोला था ना कि प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति करियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान। ऑप्शन बी, न्यायिक मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, पर्यावरणीय मनोविज्ञान। या ऑप्शन डी, मानव कारक मनोविज्ञान। तो क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान, इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे, रमेश इस बात की जानकारी में अभिरुचि रखता है कि लोग अपने कार्य में किस तरह व्यवहार करते हैं। अगर वह इस अभिरुचि को अपना जीवन वृत्ति करियर बनाना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उपयुक्त होगा। तो वो औद्योगिक संगठनात्मक मनोविज्ञान है, इसमें करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 64 को ध्यान से पढ़िए। छात्रों में रटने की आदत से क्या हानि होती है। ऑप्शन ए, बुद्धि कुंठित होती है। ऑप्शन बी, मौलिक चिंतन में बाधा पड़ती है। ऑप्शन सी, व्यक्तित्व का सही विकास नहीं होता है। या ऑप्शन डी, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त और कुछ पढ़ने में रुचि पैदा नहीं होती है। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि कुंठित होती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छात्र में रटने की आदत से क्या हानि होती है? तो छात्र में क्या होता है, रटने की जो आदत होगा ना उससे जो हानि होगा वो बुद्धि कुंठित होता है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। बार बार रटने की आदत हो जाएगा ना जी, समझेगा कैसे अगर बार बार रटेगा तो इसीलिए मैं भी अपने क्लास में बोलता हूँ ना कि आप लोगों को रटना बिल्कुल भी नहीं होना है। आप लोगों को केवल समझने पर जोर देना है, क्योंकि अभी का जो प्रश्न है हमेशा कूट वगैरह में पूछा जा रहा है, और ख़ास तौर से शिक्षण अभिरुचि जो समझे रहोगे ना तो ईजी तरीके से बन जाएगा आप लोगों का, और रटोगे तो सेम प्रश्न मुश्किल है पूछना। तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को समझना है बोल करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 65 को ध्यान से पढ़िए। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्तियों के विकास के लिए शिक्षक का कौन सा कथन अधिक उपयुक्त माना जाएगा? ऑप्शन ए, बालक के बारे में सकारात्मक सूचना उसके अभिभावकों को इस आशय के साथ देना वे घर पर उसके व्यवहार की निगरानी करें। ऑप्शन बी, बालक के साथ बुरा व्यवहार करना तथा उसे मानसिक यातना देना। ऑप्शन सी, बालक को बारंबार प्रेम से समझाना तथा उसे सकारात्मक अभिवृत्तियों के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उपचारात्मक उपाय करना। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बालक को बारंबार प्रेम से समझाना तथा उसमें सकारात्मक अभिवृत्तियों के लिए विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं उपचारात्मक उपाय करना। तो आप लोगों को मैं भी अपने क्लास में बारंबार क्या बोलता रहता हूँ प्रत्येक क्लास में कि आप लोगों को रटना नहीं है, समझने पर जोर देना है। क्यों बोलता हूँ जी? बालकों में सकारात्मक अभिवृद्धि के विकास के लिए शिक्षक को कौन सा कथन अधिक उपयुक्त माना जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं अब इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 66 को ध्यान से पढ़िए। यदि कोई विद्यार्थी लगातार 2 वर्षों में परीक्षा पास करने में विफल हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, उसे स्कूल छोड़ने के लिए कहेंगे। ऑप्शन बी, उसके ग्रेड में सुधार लाने के लिए उसे काफ़ी डांट फटकार लगाएंगे। ऑप्शन सी, उसे कोई काम ढूंढने का सुझाव देंगे। या ऑप्शन डी, उसकी विफलता को खोजने का प्रयास करेंगे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 66 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी, उसकी विफलता को खोजने का प्रयास करेंगे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यदि कोई विद्यार्थी लगातार 2 वर्ष में परीक्षा पास करने में विफल हो रहा है तो आप क्या करेंगे जी? एक शिक्षक के रूप में आपके कक्षा में जो बालक है वो 2 वर्ष से लगातार फेल हो रहा है तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? उसके विफलता के कारण को खोजने का प्रयास करोगे ना जी, कि आखिर वो विफल हो रहा है, पास नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है। आप कारण ढूंढोगे ना एक शिक्षक के रूप में। बाकी सब तीनों को देखो निगेटिविटी को दर्शा रहा है। स्कूल छोड़ने के लिए बोलोगे क्या बच्चे को? नहीं। डांट फटकार लगाओगे क्या? ये भी नहीं कर सकते। उसे कोई काम करने के लिए बोलोगे क्या कि तुम पढ़ना छोड़ दो और जाओ काम करो? तो ये भी निगेटिव है। केवल पॉजिटिव ऑप्शन नंबर डी है। तो ऐसे प्रश्न को आप लोगों को छांटना है, ठीक है। तो ईजी तरीके से बन जाएगा ऐसा प्रश्न। चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को पढ़िए। निम्नलिखित में सत्य कथन है। ऑप्शन ए, तीव्र प्रेरक ही तीव्र व्यवहार को जन्म देता है। ऑप्शन बी, बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है। ऑप्शन सी, बालक का व्यवहार उत्पन्न होने के अनेक कारण हो सकते हैं। या ऑप्शन डी, बालक का व्यवहार परिस्थिति जन्य होता है। तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में सत्य कथन है। तो सत्य जो कथन होगा ऑप्शन नंबर बी इसमें ज़्यादा करेक्ट हो जाएगा। बालक पूर्व अधिगमित आदत को बार बार करता है। पूर्व अधिगमित, अधिगम का आप लोगों को मतलब बताया था ना, लर्निंग होता है, सीखना होता है। तो बालक जो पूर्व पहले जो चीज़ सीखा होता है ना उसको क्या करता है, अपनी जो आदत है जो सीखा रहता है उसको बार बार करता है। आप लोगों ने छोटे बच्चे को देखे होंगे, आप जो करोगे उसी को वो क्या करता है, बार बार करते रहता है। और जो चीज़ वो जानता है वो सीखा रहता है, उसी में क्या करता रहता है, करते रहता है, वही जो कार्य होता है। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं इसी प्रकार से अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को पढ़िए। प्रेरणा के दौरान उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। ऑप्शन ए, उससे उत्पन्न तनाव को नियंत्रित करके। ऑप्शन बी, प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में। ऑप्शन सी, प्रेरणा को समाप्त करके। या ऑप्शन डी, प्रेरणा का मार्ग बदलकर। तो क्या इसका आंसर होगा?
तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य संदर्भ में करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रेरणा के दौरान उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का समाधान किया जा सकता है। तो प्रेरणा के दौरान जो द्वंद्व जो समस्या आएगा ना उसकी कैसे समाधान होगा? प्रेरणा को अधिक उद्देश्यपूर्ण कार्य के संदर्भ में जी, मतलब जो आप में मोटिवेशन आता है ना उसको और क्या करोगे, उद्देश्यपूर्ण करोगे, सही राह में लगाओगे। अभी आप लोग पढ़ रहे हो, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मोटिवेट हो, लेकिन बीच में किसी प्रकार के अगर मान के चलो बाधा आएगा, कोई समस्या आएगा, तो उसका क्या करोगे, आप उसका समाधान करोगे और मोटिवेट ही रहोगे ना, आगे भी उसका समाधान करते जाओगे। अगर कोई बाधा आएगा तो अपना जो लक्ष्य है उसको क्या करोगे, उसके संदर्भ में क्या रहोगे, पूरी तरह से समर्पित रहोगे, तो एक ना दिन आप लोगों को जरूर मिल जाएगा वो। ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। अब चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। बालक की प्रेरणा को परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, प्रेरणा बालक के व्यवहार को प्रभावित करने वाले बाह्य उद्दीपक है। ऑप्शन बी, प्रेरणा बालक की आंतरिक शक्ति का मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है। ऑप्शन सी, प्रेरणा बालक की शैक्षिक उपलब्धि बढ़ाने के साधन है। या ऑप्शन डी, प्रेरणा बालक के अधिगम को उत्पन्न करने के उपाय है। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा बालक की आंतरिक शक्ति की मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन है, करेक्ट हो जाएगा। बालक की प्रेरणा को परिभाषित किया जा सकता है। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन जी, आपको अंदर से मोटिवेशन कैसे आएगा? तो प्रेरणा जो है, जो मोटिवेशन है वो आंतरिक शक्तियों को क्या करते हैं, मनोवैज्ञानिक प्रदर्शन करते हैं। अगर आप लोग अभी प्रेरित हो अच्छे से, मेरा एंट्रेंस एग्जाम आ जाए, मैं अच्छा तैयारी करूँगा बोल करके, तो क्या है अंदर से आप लोग क्या कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो ना जी कि मैं मोटिवेटेड हूँ, एकदम प्रेरित हूँ, तो आपके अंदर जो मनोवैज्ञानिक जो प्रेरणा होगा ना वो क्या होगा, प्रदर्शित हो रहा है। तो इसीलिए 99 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़िए। आत्म संप्रत्यय का अर्थ है। ऑप्शन ए, व्यक्ति का अपने वातावरण के प्रति दृष्टिकोण। ऑप्शन बी, व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण। ऑप्शन सी, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव। या ऑप्शन डी, व्यक्ति का मानसिक संतुलन। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आत्म संप्रत्यय का अर्थ है, तो आत्म संप्रत्यय का जो अर्थ होगा ना वो व्यक्ति का स्वयं के बारे में दृष्टिकोण, अपने आप के बारे में जो सोच है, जो समझ है, जो सोच रखता है ना, तो वो क्या होगा, आत्म संप्रत्यय कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। बालकों को शिक्षा दिए जाने वाले प्रलोभन वास्तव में उन पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ऑप्शन ए, जब प्रलोभन को एक साथ ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है। ऑप्शन बी, जब प्रलोभन छात्र में स्वार्थपरकता को जन्म देता है। ऑप्शन सी, जब प्रलोभन शैक्षिक आवश्यकताओं को नष्ट कर देते हैं। या ऑप्शन डी, जब प्रलोभन छात्र व्यवहार में अवांछनीय परिवर्तन लाते हैं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जब प्रलोभन को एक साधन ना मानकर लक्ष्य मान लिया जाता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालकों को शिक्षा दिए जाने वाले प्रलोभन वास्तव में उन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। कैसे? तो आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग अपना जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें 60+ 70+ लेकर के आओ, आप लोगों को क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा। तो इस प्रकार से अगर मैं कहता हूँ या कोई जो शिक्षक है वो कहता है, तो उसमें क्या होगा, आप लोगों को वो जो शिक्षक है वो प्रलोभन दे रहा है ना, और ये आप में हानिकारक क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। क्योंकि आप ना क्या करोगे, एक साधन नहीं मानोगे अपने लक्ष्य को, आप क्या करोगे, उस जो मैं प्रलोभन दिया ना उसे लक्ष्य मान लोगे कि हाँ मेरे को गिफ्ट मिलेगा इसलिए मैं करूँगा। तो ये एक प्रलोभन क्या करता है, हानिकारक प्रभाव भी डालता है। क्योंकि आपका जो सीधा लक्ष्य है एग्ज़ाम को क्रैक करना, उस पर ध्यान नहीं रहेगा, उसको रटोगे, रट करके क्वालिफाई करोगे तो क्या मतलब होगा, फिर समझ आधारित होना चाहिए। तो इसीलिए ना ये क्या होगा, हानिकारक होगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को पढ़िए। और मुझे पता है कि अब आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, क्योंकि ना बार बार जब ज़्यादा प्रश्न करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा, हमारा माइंड कहता है थोड़ा देर रुक जाए यार, बाद में पढ़ेंगे। यकीन मानो, जो लोग ना कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, जो लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे, जो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, वही क्वालिफाई करेगा। क्यों क्वालिफाई करेगा? क्योंकि अभी का जो प्रश्न है वो समझ आधारित पूछा जा रहा है, और आप लोगों को पता होगा कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहा
नंबर है जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम या प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है उसका। तो इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, एक दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़ना है जी। तो इतना नहीं कर पाओगे तो फिर बाद में कैसे कर पाओगे, बाद में जब नंबर कम आएगा तो फिर क्या बोलोगे, दोबारा फिर से मेहनत करोगे क्या अगले साल? नहीं करना है। इसी साल टारगेट लेना है, इसी साल हमको क्या करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है और इसी साल हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज को क्रैक करना, क्योंकि कम पैसे में हम लोगों का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट कॉलेज को आप लोगों को चूज़ करना है और अभी से मेहनत करना है। अभी मेहनत करोगे तो बाद में ज़्यादा बेहतर होगा आप लोगों के लिए। चलिए तो ध्यान से पढ़िए। जब मैं नहीं थक रहा हूँ तो आप क्यों थक रहे हो जी? मुझे पढ़ाने में तकलीफ नहीं हो रहा तो आपको पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, नहीं होना चाहिए आपको। चलिए प्रश्न क्रमांक 109 को ध्यान से पढ़िए। बालकों में दंड विधान की कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति है जबकि बालकों को अधिकाधिक अधिगम की ओर उन्मुख करना हमारा लक्ष्य है? ऑप्शन ए, दंड विधान बालकों की त्रुटियों के निराकरण में मदद करे किंतु उनके सही उत्तर का पुनरावलोकन करे। ऑप्शन बी, दंड विधान बालकों को अधिकाधिक अधिगम को प्रेरित करे। ऑप्शन सी, दंड विधान बालक में भयमुक्त अधिगम को जन्म दे। या ऑप्शन डी, दंड विधान बालकों के अधिगम शिथिलता उत्पन्न करे। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 109 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। दंड विधान बालकों की त्रुटि के निराकरण में मदद करे किंतु उनके सही उत्तरों को पुनरावलोकन करे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बालक में दंड विधान की कौन सी ऐसी निर्णायक स्थिति है जबकि बालकों को अधिकाधिक अधिगम की ओर उन्मुख करता है, आगे लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए ही ना करेक्ट हो जाएगा जी। और दंड विधान क्या होता है? दंड विधान का मतलब ये होता है कि बालक जब ना कोई टॉपिक दिया उसे पढ़ाया जा रहा है और जब उसका आंसर ना दे पाए तो उसे दंडित करना क्या होता है, दंड विधान कहलाता है। और दंड विधान क्या करता है, दंड विधान जो है ना बच्चों के निराकरण में मदद करे किंतु ना उसको सही उत्तर का क्या करे, पुनरावलोकन करे, उसको बताए कि एक्चुअल में ये आंसर है, ये नहीं होगा बोल करके। तो दंड विधान तो अभी मना किया गया ना, जी हाँ। और अभी दंड विधान वाला जो कार्य है ना वो बिल्कुल भी नहीं कराया जाता, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को पढ़ते हैं, इसके बाद 2 प्रश्न आप लोगों को और बचा है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। प्रायः प्रत्येक कक्षा में छात्रों में पारस्परिक प्रतियोगिता मानकर पाई जाती है। इस प्रतियोगिता के संदर्भ में प्रचलित मान्यता है कि ऑप्शन ए, प्रतियोगी व्यवहार बालकों के उन्नति के अवसर प्रदान करता है। ऑप्शन बी, प्रतियोगी व्यवहार बालकों के प्रतिद्वंदिता पैदा करता है। ऑप्शन सी, प्रतियोगी व्यवहार बालकों में स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। या ऑप्शन डी, प्रतियोगी व्यवहार बालकों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगी व्यवहार बालकों के उन्नति का अवसर प्रदान करता है, करेक्ट हो जाएगा। प्रतियोगी व्यवहार जी मतलब स्कूल में या कॉलेज में जो बालकों को ना प्रतियोगिता कराया जाता है ना जी, चाहे वो खेल में हो चाहे वो किसी प्रकार की कंपटीशन में हो, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका जो मतलब होता है उसके व्यवहार में ना बालकों की उन्नति के अवसर प्रदान करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉजिटिविटी के माध्यम से। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 130 को पढ़िए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियां ज्ञात होने पर उसे ऑप्शन ए, बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी, बालक के पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन सी, बालक को विद्यालयी विषय में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है। या ऑप्शन डी, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियों का ज्ञात होने पर, मतलब ये है कि एक जो शिक्षक है ना अपने जो बच्चे हैं, अपने जो विद्यार्थी है उसकी अभिरुचि मतलब ना उसका जो रुचि है, उसका इंटरेस्ट है वो किस में है, ये अगर पता चल जाएगा तो शिक्षक क्या करेगा, उसे पथ प्रदर्शन का अवसर करेगा। मतलब उसे पथ प्रदर्शन करने में, मतलब उसके मार्गदर्शन देने में, उसको सही गाइडलाइन देने में क्या करेगा, सहायता करेगा, ताकि जो बालक है वो अच्छी प्रकार से उस फील्ड में जा सके
और उस फील्ड का महारत हासिल कर सके। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 130 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के अंतिम प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्रमांक 132 को, अभिप्रेरणा के लिए कुंठा से होता है ऑप्शन ए आत्महीनता, ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी अक्षमता या ऑप्शन डी व्यवहार समस्याएं। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 132 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी चिंता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अभिप्रेरणा के लिए कुंठा से होता है, अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के लिए कुंठा से होता है, तो वो चिंता जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा के लिए कुंठा से होता है तो अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन के लिए जो कुंठा से होगा वो चिंता हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं आप लोगों का क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिले। क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है जी, और नहीं मिलेगा तो पता कैसे चलेगा आप लोगों को। और आप लोगों को प्रॉपर तैयारी करने के लिए ज़्यादा जरूरी है, मैं सारे विषय को आप लोगों को अच्छे से पढ़ाऊँगा। और आप लोगों का इसका जो पूरा PDF चाहिए ना तो वो मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूँगा, पर्सनल जो बनाया हूँ उसमें। और उसमें जोड़ने के लिए आप लोगों को केवल नॉमिनल चार्ज पे करना होगा। जैसे मार्केट में जाते हो तो कुछ खाते हो ना, केवल उतना ही लगेगा जी, कुछ ज़्यादा लेने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को सिंसियर बच्चे चाहिए पढ़ने वाले, इसीलिए इस प्रकार से कहा हूँ। और व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ने के लिए आप लोग इंस्टाग्राम पर जा सकते हो, जाकर के मैसेज कीजिए कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ना है, तो वहाँ से मैं आप लोगों को पर्सनली व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूँगा, और उसके लिए केवल नॉमिनल चार्ज जो है वो आप लोगों को लगेगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप का जो ID है वो सेम मेरा जो चैनल का नाम है वही है, बाय MD धीवर। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आप लोगों का किसी प्रकार से और सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा।